हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट और कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है और कल के लिए क्या रहेगी मार्केट की नीयत और क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है कुछ आईपीओ की क्लोजिंग, बट वहीं पर ही परसों के दिन भी कुछ आईपीओ की क्लोजिंग होगी। तो हमें वहां पर किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है और कौन कौन से आईपीओ मैं लगाने वाला हूं पर्सनली अकॉर्डिंग टू माय रिस्पेक्टर अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट। तो वहां पर उन सभी आईपीओ का हम फाइनल डिसीजन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन एक स्टॉक जी एंटरटेनमेंट टूट चुका था 30% से भी ज्यादा, उसे भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे एक बार के लिए। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो एफआईआईज ने आज के दिन फिर से एक हैवी सेलिंग करी है 3100 करोड़ की, जो एक फिर से एक बड़ा मेजर फिगर हो जाता है। और वहीं पर डीआई ने 214 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले एक बार जी एंटरटेनमेंट के चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में हमें काफी अच्छा फॉल देखने को मिला है आज के दिन। तो वहां पर अगर मैं रीजन की बात करूं तो आई एम श्योर कि आप सभी को मालूम होगा कि इस स्टॉक का जो मर्जर होना था सोनी एंटरटेनमेंट के साथ वो वहां पर कॉल ऑफ हो चुका है, यानी कि वो मर्जर नहीं होने वाला है। सोनी एंटरटेनमेंट वहां पर पलटी मार चुका है। अब पलटी मारने का रीजन था जी एंटरटेनमेंट का एमडी सीईओ, जिसके खिलाफ सोनी का कहना है कि काफी ज्यादा कंप्लाइंसेस काफी ज्यादा सिनेरियो चल रहा है। अगर आप मर्जर के बाद भी इन्हें ही एमडी सीईओ बनाते हो फिर यहाँ पर हम मर्जर नहीं करेंगे। तो ये था रीजन जिसकी वजह से जहां पर मर्जर कैंसिल हुआ है। बट अगर हम टेक्निकली बात करते हैं इस स्टॉक की तो सिंपली यहाँ पर इसने अपनी जो इसकी सपोर्ट बन रही थी 230 के पास की उसको तोड़ा और वहां से सीधा नीचे को आ चुका है। वैसे अगर मैं जहां पर कुछ सिखाने के लिए बोलूं, हमारी यहाँ पर एग्जिट हो चुका था इस लेवल पर जब यहाँ पर इसने नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया था और हमारा वहां पर 1-2% का स्टॉप लॉस और मेजर सपोर्ट के नीचे 2 से 3% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, जो जहां पर हमारा इजीली हिट हो चुका था और हम इस मेजर फोर से बच चुके थे। क्या जहां से बाउंस नहीं आ सकता था? अगर ऐसी न्यूज ना आती, मैं न्यूज के रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपली टेक्निकल बेसिस पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो हमारी एंट्री दोबारा से हो सकती थी। बट चाहे हमारी एंट्री किसी भी लेवल पर क्यों ना हो, मैं हमेशा मेरा जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है 10% का होता है, अगर हमने उसे भी लिया है तो हम वहां पर बच चुके थे किसी भी मेजर फॉल से। बट फिर भी अगर हम अभी के लिए बात करते हैं ना, क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छा खासा टूट चुका है और यहाँ पर अब यहाँ से हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। पर वो डेड कैट बाउंस कहाँ तक आ सकता है? 180 190 तक के लेवल तक का हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे लिए जो इसमें मेजर एंड डू और डाई लेवल आने वाला है वो ये लेवल आने वाला है 145 से 150 के लेवल का। लेकिन मैं जहां पर कोई भी पर्सनली काम नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की न्यूज है हो सकता है हमें थोड़ा सा और मेजर पेन देखने को मिल जाए, जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी ज्यादा बिगड़ जाता है यहाँ पर। अब जैसे कि पॉलीकैब में न्यूज आई, हमने वहां पर उस डेड कैट बाउंस के लिए स्टडी भी किया और वहां पर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, एक अच्छा खासा डेड कैट बाउंस भी मिला, क्योंकि वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में था। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल में नहीं है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आप लोग अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर की साइड स्ट्रेंथ की, तो जब तक ये 240 का लेवल ऊपर की साइड नहीं काटता है तब तक के लिए मैं पर्सनली इस स्टॉक को थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल दूंगा। अब अगर हम आईपीओ की बात कर लेते हैं तो काफी सारे आईपीओ कल के दिन क्लोज होंगे और उसी के साथ साथ परसों के दिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक तो लासिको, कॉन्स्टिलेक, यूफोरिया, बरिस्क, ईपैक और नोवा। ये मैं सभी आईपीओ एक साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर जितनी अमाउंट हमारी ब्लॉक होगी कल के दिन वो इन दोनों आईपीओ में हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां पर हमें हमारे रुपए को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो भी मैं आईपीओ अप्लाई करने वाला हूँ, देखो सबसे पहली रैंकिंग पर तो मेरे पास आ जाता है नोवा एग्रीटेक का, क्योंकि ये मेन लाइन आईपीओ है। हालांकि हमें एसएमई आईपीओ में इससे अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकती है, बट मेन लाइन आईपीओ थोड़े कम रिस्की होते हैं, तो उसकी वजह से वहां पर मेरे लिए ये पहली रैंकिंग पर आ चुका है। सेकंड रैंकिंग पर जो मेरे लिए आईपीओ होने वाला है वो होने वाला है कॉन्स्टी लैक। थर्ड पे लासिको और फोर्थ पे आ जाएगा मेरे पास ई पैक ड्यूरेबल और फिफ्थ पे आएगा यूफोरिया और
ब्रिस्क का आएगा 6th रैंकिंग पर। ये मैंने अपनी स्टडी रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि एसएमई में हमारा रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर एक रैंकिंग डिस्कस की है। आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि ई पैक का तो हमें जीएमपी 10% का है तो कितना ही मैक्सिमम लिस्टिंग हो जाएगा, बट यूफोरिया का हमें अच्छा खासा जीएमपी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूफोरिया की जब हमने रिव्यू वीडियो डाली थी, वहां पर मेरे पास सबसे बड़ा इशू था उसका वैल्यूएशन जो काफी हैवी होने वाली है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसको 5th रैंकिंग पर रखा है। और थोड़ा सा आज के दिन मार्केट का मूड भी बिगड़ गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको 4th रैंकिंग पे नहीं रख सकता था। ये मैंने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग बताया। अब अगर मैं इन सभी आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो इनमें से एक आईपीओ तो ऐसा होने वाला है जिसको तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगा, जो हमारा आ जाता है ब्रिस्क टेक्नोविजन। ये मेरा इस आईपीओ में पर्सनल डिसीजन है जिसे मैं इजीली अवॉइड कर दूंगा, और बाकी सभी आईपीओ को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले नोवा एग्रीटेक की बात कर लेता हूँ, हालांकि ये परसों को क्लोज होगा, तो इसमें मेरा नॉर्मल डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करूंगा। अगर मैं थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ तो वहां पर रिटेल कैटेगरी में कर दूंगा, अगर मैं हल्का सा मॉडरेट अग्रेसिव हूँ तो मैं उसे एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। ये मेरा इसमें पर्सनल डिसीजन होने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट रैंकिंग पे था तो मुझे यहाँ पर इसके लिए अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड रैंकिंग पे था हमारे पास कॉन्स्टी लैक इंजीनियरिंग। ये इसलिए सेकंड रैंकिंग पर आया था क्योंकि इसकी वैल्यूएशन वाइज और इसका काम और इसके फाइनेंशियल मुझे काफी अच्छे लगे। तो वहां पर इस आईपीओ को मैं इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, और एसएमई आईपीओ को हम सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं। थर्ड की अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास होने वाला है ला सिको आईपीओ, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को भी अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं, बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ही। जहां पर बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं कोई भी एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मेन लाइन आईपीओ की, ई पैक ड्यूरेबल आईपीओ की, जो मेन लाइन आईपीओ होने वाला है। अगर मैं सिंपली इसमें बात करूँ ना, अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना है पर्सनली, तो मैं इसे ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करूंगा। मैं इसको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट भी न्यूट्रल ट्रेंड में आ चुकी है, अब ट्रेंड अंडर प्रेशर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूंगा, बट रिटेल कैटेगरी में तब ही अप्लाई करूंगा, बीइंग एंड अग्रेसिव होकर, जब क्वालिफाइड की तरफ से मुझे मिनिमम टू मिनिमम 20x और एचएनआई की तरफ से भी मिनिमम टू मिनिमम 15x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है। तब जाकर मैं इसे इजीली रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूँ, बीइंग एंड अग्रेसिव होकर। अगर मैं सिंपली बात करूँ, मैं हल्का फुल्का रिस्क ले सकता हूँ और मेरे पास लिमिटेड फंड है, तो मैं वहां पर सिर्फ 3 ही आईपीओ अप्लाई करता, नोवा एग्रीटेक, कॉन्स्टिलेक्ट एंड लो सीको। इसके बाद एक और एसएमई आईपीओ यूफोरिया लिमिटेड की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि अभी इस आईपीओ का जीएमपी तो चल रहा है काफी अच्छा खासा, और एक अच्छा सब्सक्रिप्शन भी हमें देखने को मिल चुका है। तो ऐसे में मेरे पास तो इतना फंड नहीं बचेगा कि मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास भी फंड की कमी है। मेरा कोई अंबानी या अडानी तो हूं नहीं कि मैं हर आईपीओ को इजीली अप्लाई कर दूंगा। अगर शायद मैं ऐसा होता तो मैं शायद यहाँ पर मुझे स्टॉक मार्केट में भी काम करने की जरूरत ना होती। बट वाई द वे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे यहाँ पर एचएनआई की तरफ से मिनिमम 200x और क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम 50x की सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती और मेरे पास लिमिटेड फंड होता, तो बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर, बीइंग एंड डिफेंसिव होकर कैंसल, बीइंग एंड अग्रेसिव होकर कैंसल, बट बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर कुछ नामों से ही इस आईपीओ को अप्लाई करने की कोशिश करता। और रही बात हमारे एक फाइनल एसएमई आईपीओ की, जो परसों के दिन क्लोज होगा, वो था हमारा ब्रिस्क टेक्नोविजन का, जिसको तो मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। अगर हम इन सभी आईपीओ के एक बार जीएमपी चेकआउट कर लेते हैं, तो वहां पर ई पैक का 10% के करीब का देखने को मिल रहा है, लास्ट इको का 117% का, कॉन्स्टियल एक्ट इंजीनियरिंग का 81% का, और यूफोरिया का 80% का, ब्रिस्क का 0% का, और नोवा एब्रीटेक का 48% के समथिंग का हमें यहाँ पर जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं कभी भी रैंकिंग को जीएमपी के बेस पर डिसाइड नहीं करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल स्टडी के अकॉर्डिंग, और आईपीओ कैसा है, मार्केट का मूड माहौल कैसा है, उसके बेस पर ही मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग रेडी करता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरी रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही जहाँ पर हमें
इनकी लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगी कि अगर हमने नोवा को बता दिया तो नोवा हमें सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां पर हमें हमारा थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी मेंटेन करना था, तो उन सभी को इंक्लूड करते हुए मैंने जहां पर अपनी रैंकिंग रेडी करी थी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाय चांस मार्केट का मूड मोल काफी ज्यादा बिगड़ जाए और वहां पर हमारा जो पहली रैंकिंग वाला आईपीओ है वो ही कोस्ट टू कोस्ट हल्का फुल्का डिस्काउंट में खुल जाए? होने को कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज सुप्रीम एट लास्ट और मार्केट की ही मर्जी है उसे क्या करना है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उसी के साथ साथ हमारे माइंडसेट, प्राइस वॉल्यूम एक्शन, उन चीजों के अकॉर्डिंग जस्ट एक स्टडी करने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम वहां पर हमारा स्टॉप लॉस लेते हैं। हालांकि आईपीओ में सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट का मूड मोल, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आ रही है वहां पर, और उसी के साथ साथ हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें कोई डिसीजन बनाना पड़ता है। अब आप लोग कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो और कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा और स्पेशली अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही कोई काम कीजिएगा। जहां पर ये सिर्फ मेरा डिसीजन था जो मैंने अपने माइंडसेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप लोग कौन कौन से आईपीओ में अप्लाई करोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज पर योर रिस्क, एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हमारी कल के दिन बात हुई थी मार्केट में, सिंपली तीन चार चीजें हमने डिस्कस करी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 21,720 का, ऊपर सस्टेन नहीं करी और हमें नीचे की इमीडिएट मूव देखने को मिल चुकी थी। अगर हमने जहां पर एंट्री बनाई तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका था और इजीली ट्रेल करते करते हमारा जहां पर पूरी की पूरी ट्रेड ले चुके थे। सेकंड एंट्री हमारी हुई थी ये लेवल 21,550 के लेवल को जब तोड़ा, तो अब हमें वहां पर अच्छी खासी मूव मिल चुकी थी। थर्ड एंट्री थी हमारे पास, जो हमने कल डिस्कशन की थी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में, कि अगर ये लेवल टूटता है 21,360 के नीचे का, तो हमें वहां से इमीडिएट एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। मतलब कि तीनों ही साइड में हमें एक अच्छी मूव मिल रही थी। हमने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री बनाई हो, यहाँ एंट्री बनाई हो, जहाँ एंट्री बनाई हो, हर जगह पर हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन स्पेशली कहा था कि अगर मार्केट को गिरना है तो वहां पर मिड कैप सबसे ज्यादा फॉल हो सकता है, तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा पैसा बन सकता है। तो वही हुआ, मिड कैप निफ्टी में हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। आज के दिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.5% पर तो क्लोजिंग हुई है। और अगर हम हाई के लेवल से बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 3.5 से 4% तक मिड कैप निफ्टी आज के दिन टूट चुके थे। बट आज के दिन जो हुआ सो हुआ। अब हम कल के दिन के अगर लेवल की बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो कल के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं होगी, स्पेशली बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में डाउट होता है कि वेडनेसडे के दिन एक्सपायरी होती है। क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है तो थर्सडे के दिन ही होगी। तो कल के दिन हमारे लिए कोई भी एक्सपायरी नहीं है। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट जो रजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 21,400 से 350 की रेंज का। इमीडिएट सपोर्ट 50 की मूविंग एवरेज होगी 21,050 के लेवल की। बट कल की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, हमने कल के दिन क्या डिस्कशन की थी कि यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि एक बार नीचे की साइड जाए, तो वहां पर 20,900 से 800 की रेंज हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है, जहां पर हमारा ध्यान रह सकता है, जहां से हमें अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। और एक ऐसा लेवल हो जाता है जहां से बाउंस आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% की हो जाती है। देखो मार्केट एट लास्ट में सुप्रीम है, वो चाहे तो इस लेवल को भी इजीली तोड़ सकते, तो वहां पर हमारा फिर से स्टॉप लॉस काम आएगा। बट चांसेस जहां से होंगे कि जहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के टाइम पे हाई प्रोबेबिलिटी की इस लेवल से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है और एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर हमारे लिए बास्केट बाइंग का अच्छा मौका मिलता है। बट अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है, कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड मिलती है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, हमने यहाँ पर सिर्फ चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टडी करने की कोशिश करी है। आप लोगों को कोई भी काम करना हो, किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने हो या कोई भी ट्रेडिंग करनी हो, कोई भी इन्वेस्टिंग करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।